चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पर कैपेसिटर किस तरह से फोर्स लगाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स किस तरह से फोर्स लगाती है, उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये कोई प्लेट है जिसके पास चार्ज है प्लस क्यू, ये कोई प्लेट है जिसके पास चार्ज है माइनस क्यू, ठीक। और कोई कैपेसिटर है, ये तो कैपेसिटर हो गया। इस कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है और वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो पूरी की पूरी ऐसे सिमेट्रिकली अंदर पड़ी है, ऐसे अंदर पड़ी है। ऐसे अंदर पड़ी है। अब उसमें होगा क्या कि यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसका हमने नाम भी निकाल रखा था, दिस इज योर बाउंडेड चार्ज, ठीक। तो ये जो बाउंडेड चार्ज है डाइलेक्ट्रिक का, इसको प्लेट्स ऑफ कोर्स खींचेंगी। जैसे मैं कहूं तो इस नेगेटिव चार्ज को ऑफ कोर्स ये वाली प्लेट जो होगी ये ऐसे अपनी तरफ खींचेगी। इसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट बाई सिमेट्री अपनी तरफ खींचेगी। ये दोनों फोर्सेस इक्वलेंट अपोजिट होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बड़ा मोर और लेस सेम ही होगा बाई सिमेट्री। तो आप कह सकते हो कि इस केस में जब सारा का सारा डाइलेक्ट्रिक ऐसे प्लेट्स के बीचों बीच सिमेट्रिकली आ चुका होगा, उस केस में आपके इस डाइलेक्ट्रिक पर प्लेट्स के द्वारा लगाया गया जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। फेयर इनफ। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये आपके पास प्लेट, ये आपके पास प्लेट और डाइलेक्ट्रिक जो है वो अभी तक पूरी तरह से इंसर्ट हुआ नहीं है, ये कोई मीडियम है जिसको हम प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करने वाले हैं। ये आपके पास प्लस, ये आपके पास माइनस, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कितना है कैसे है बहुत ज्यादा बातों का हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये टोटली इंसर्ट नहीं हुआ, बाहर है। सो आई रियली डोंट नो। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस नेगेटिव को ये वाला पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। बाई सिमेट्री इस फोर्स का और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ऐड ऑन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस डाइलेक्ट्रिक पर इधर की तरफ एक नेट फोर्स आएगा। तो इसका मतलब जब डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा सिमेट्रिकली दोनों प्लेट्स के बीच में नहीं है, उस केस में कोई ना कोई फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स होगा ये आपका इस तरह से नेट फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव। ये फोर्स निकालना कूलम्बिक फोर्स से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से तो बड़ा इम्पॉसिबल है। मैं पहले बोल दूं हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो मुझे यही नहीं पता कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बाद में ये वाला फोर्स किस किस एंगल पे लग रहे हैं हमें कोई खास आइडिया नहीं है। बट स्टिल हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका डिजाइन कर लेंगे जिससे हम ये वाला फोर्स निकाल सकें। हम कोई जुगाड़ डिजाइन कर लेंगे जिससे हम ये वाला फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स को हम याद भी रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक छोटा सा अरेंजमेंट देखते हैं और उस पर फोर्सेस वगैरह निकालने की अपन लोग कोशिश करते हैं। अरेंजमेंट ऐसा है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे, जिसकी लेंथ L, विड्थ B, ये आपकी मेटल की प्लेट, ये आपकी मेटल की प्लेट। ऐसी ही एक प्लेट और है, ऐसी एक प्लेट और है, अगेन सेम विड्थ B, सेम लेंथ L।
और इन दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो आपका डी है, स्मॉल डी। तो आप कह सकते हो इन प्लेट्स का जो एरिया है दैट इज ऑफ कोर्स एल बी। कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि अगर बीच में अगर एयर है तो इस केस में तो आप बड़े आराम से बोल दोगे सर कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए कैन बी रिटन एज एल बी एंड इट इज एल बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। मैं इसका एक 2D में डायग्राम बना दूं ऐसे। ये आपके पास प्लेट, ये आपके पास प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो आपके पास D है, प्लेट्स की जो लेंथ है वो आपके पास L है। अब कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई मीडियम है, उसको हम धीरे 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 ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंसर्ट कर रहे हैं तो। और मान लीजिए किसी टाइम पर आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो ऐसे आ चुका है, वो ऐसे आ चुका है। वो ऐसे आ चुका है। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास x है। अगर ये आपके पास डिस्टेंस x है तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी L-x। मैं चाहता हूं कि आप इसका कैपेसिटेंस निकालो कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। फाइंड कैपेसिटेंस। बेटा कैपेसिटेंस निकालना आपको, बिल्कुल निकालेंगे। मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर ऐसा है कि यहां पर है ना, ये यहां से यहां तक एक अलग कैपेसिटर है और यहां से तक एक अलग कैपेसिटर है। यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल सेम। ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। सर आपने सिखा रखा है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम सीधा बोल सकते हैं कि C1 प्लस C2। इसका कैपेसिटेंस होगा K एरिया, एरिया होगा X इंटू बी। बेटा विड्थ तो B है ना, विड्थ तो ये वाली B है, X ये है, B ये है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज समथिंग लाइक दिस। ये अगर X है तो आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे इतने रीजन में, जो डाइलेक्ट्रिक है वो इतने रीजन में। तो ये वाला एरिया लिखना हमारे लिए आसान सा काम है, दैट इज B इंटू एक्स। K एरिया, एरिया इज B इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज D प्लस इधर वाले का कैपेसिटेंस, बीच में तो एयर है, एयर है तो A एप्सिलॉन नॉट। व्हाट विल बी द एरिया? अगेन विड्थ B इंटू L माइनस एक्स। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपका सिस्टम का कैपेसिटेंस है। मैंने आपसे बेटा सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस से पूछा था और आपका ये कैपेसिटेंस आ गया। आप इसको चाहो तो और अच्छे से भी लिख सकते हो। आप इसको B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो बेटा बाहर निकाल लो। B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो बेटा अपने बाहर निकाल लिया। हमारे पास आ गया K माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस बी एल। चेक कर लो बेटा, मैंने सही तो लिखा ना, बी एल ठीक है बेटा, और बी एक्स माइनस, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये हमारा कैपेसिटेंस है। एंड एज यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ आएगा वैसे वैसे लगातार x की वैल्यू तो बढ़ेगी, और अगर x की वैल्यू लगातार बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस तो लगातार बढ़ेगा। अच्छी बात है। लेकिन सर इससे फोर्स कैसे निकालोगे? बिल्कुल निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए मुझे यहां पर दो कंडीशंस देखनी है, जिसमें से पहली वाली कंडीशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, लगा दें, तो उस केस में फोर्स कितना आएगा। चलिए बच्चों आराम से देखते हैं, ये वाले रिजल्ट बड़ा काम आएंगे हमारे। तो सुनिएगा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है।
ये कैपेसिटर की प्लेट, विड्थ बी, लेंथ एल, विड्थ बी, लेंथ एल, ऐसे। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ने इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है कि इस वाली प्लेट को हम लोगों ने बैटरी के लोअर पोटेंशियल से ज्वाइन कर रखा है और ऊपर वाली प्लेट को हम लोगों ने हायर पोटेंशियल ज्वाइन कर रखा है। जो बैटरी है उसका ईएमएफ हमारे पास ई है। ठीक है। और एक डाइलेक्ट्रिक आ रहा है एस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसे हम लगातार ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमें निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे। सुनिएगा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये प्लेट, ये प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे दिखा दूं, ये ई है, डाइलेक्ट्रिक इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये डाइलेक्ट्रिक है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये अंदर x आ चुका है, जो बाकी वाली जो लेंथ है वो आपके पास है l माइनस एक्स। तो जरूर इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। इस बैटरी का ईएमएफ हमारे पास E है और इस डाइलेक्ट्रिक पर अंदर की तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। फेयर एनफ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों को निकालना है। मेरे पास एक प्लान है कि इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि इस अरेंजमेंट की आएगी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? इन प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आपका ई ही होगा, तो आप कहोगे सर दैट इज हाफ सी ई स्क्वायर। सर सी कैसे लिखो? अगेन बेटा वही कहानी, सी इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू। ये वाला कैपेसिटर अलग, ये वाला कैपेसिटर अलग, ये वाला कैपेसिटर के एरिया, एरिया विल बी विड्थ बी इंटू एक्स, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी इज ऑफ कोर्स बेटा ये वाला सेपरेशन, ये गिवन है बेटा, प्लस इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस वो तो एयर में है, तो एरिया, एरिया है बी इंटू एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आई कैन राइट डाउन दैट इज बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, b epsilon naught upon d, that is k minus 1 into x plus l epsilon naught। एक बार चेक कर लो बेटा, सही किया ना? b epsilon naught upon d तो बेटा बाहर आ गया, यहां पर आ गया kx, यहां पर आ गया माइनस एक्स, दैट इज k minus 1 into x प्लस आपका l है। हम कह सकते हैं कि इसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई है हाफ योर कैपेसिटेंस, दैट इज बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल। ओ एप्सिलॉन नॉट 1 दो बार लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ C into बेटा EMF का स्क्वायर। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। एनी conservative force can always be written as any conservative force. In this case, the conservative force is your electrostatic force. In any conservative force, we can say that कि conservative force is always equals to नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई सा भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसको आप हमेशा ही माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो। ये काम हमने ग्रेविटेशन में भी किए थे, ये काम हमने स्प्रिंग फोर्स में भी किए थे, ये काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर सकते हैं। सो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स आएगा बेटा दैट विल बी माइनस
हाफ ठीक है, बी ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ठीक है, ईएमएफ का स्क्वायर ठीक है, के माइनस 1 भी ठीक है, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये माइनस तो साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इस डाइलेक्ट्रिक के और कैपेसिटर के बीच जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर याद करना चाहो तो हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है दैट इज विड्थ ऑफ द प्लेट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 टाइम्स प्लेट का सेपरेशन, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 इंटू जो बैटरी है उसकी ईएमएफ का स्क्वायर। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हो, है ना। बहुत सारे सवालों के अंदर काम आएगा। अपनी शीट के ही सेक्शन डी के अंदर, सॉरी सेक्शन ई के अंदर बहुत सारे सवाल हो सकता है कि बेटा इसी फॉर्मूले पर हो, तो आप अगर याद रख लोगे तो थोड़ा सा अपन को फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला प्लीज 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 याद रखें, किसी भी बढ़िया सवाल के अंदर इसके यूज आ सकते हैं। हालांकि हमने इसकी डेरिवेशन की है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट कि भले ही आपको डेरिवेशन आए ना आए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो हमसे सवाल बड़े आराम से बन ही जाएगा। आई होप दैट्स ओके। तो इस एट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d k-1 इंटू ईएमएफ का स्क्वायर। अगेन ये बी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, आप बेटा समझ गए। डी है दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, बी है बेटा आपकी जो प्लेट है उसकी विड्थ, के है इस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाटएवर यू वांट टू से। ईएमएफ इज ऑफ कोर्स आपका जो बैटरी है, सॉरी जो ई है ये आपकी बैटरी का ईएमएफ। फेयर इनफ। आगे चलते हैं। अब इस पर सवाल कैसे पूछ लेते हैं, किस किस तरह के सवाल हम लोगों से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। हालांकि यही सवाल बेटा शीट में भी होंगे, बट ठीक है मैं भी करा देता हूं। ये आपके पास एक प्लेट, ये आपके पास एक प्लेट, ये इन दोनों प्लेट्स का एक तरह से सेंटर। ठीक है, प्लेट्स की डायमेंशन दे रखी है एल एंड बी, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मुझे दे रखा है डी। बड़ा लेंथ एल है, विड्थ बी है। फेयर इनफ। हमने इस पूरी प्लेट्स को बड़ा इस तरह से किसी बैटरी से जोड़ रखा है और ऐसी बैटरी से जोड़ रखा है जिसका ईएमएफ हमें ई गिवन है, हमें ई गिवन। अब एक डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मीडियम है, इस तरह का, और वो पहले प्लेट के लेफ्ट में पड़ा एक तरीके से, है ना। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इसका जो मास है मेरे बच्चे वो m है, और इस डाइलेक्ट्रिक का जो सेंटर है वो यहां कहीं है, जो डाइलेक्ट्रिक का सेंटर है वो यहां कहीं है, और ये जो डिस्टेंस है मुझे ये गिवन है कि ये एक तरह से कैपिटल L है, और इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने यहां से रिलीज किया है। कोई ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह कंसिडर नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है वही कंसिडर करना है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं चिन्ने मिलने से। तो बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का एक्सेलरेशन बताओ। बिल्कुल बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक का एक्सेलरेशन आएगा, इस डाइलेक्ट्रिक पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने याद कर रखा है, प्लेट की विड्थ एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1, ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स क्या कहते हैं बेटा उसको, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब एक बार के लिए तो कांस्टेंट ही है ना। अब दूसरा सवाल, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी मोशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो
ये जो प्लेट्स हैं ये लगातार डायलेक्ट्रिक को इधर की तरफ खींचेंगी, डायलेक्ट्रिक लगातार आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि डायलेक्ट्रिक का सेंटर और प्लेट का सेंटर जो कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे ही कोइंसाइड कर जाएगा, अब डायलेक्ट्रिक पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा और उस टाइम पर आपकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो मैं डायग्राम बना देता हूं। कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये आपकी प्लेट्स, ये बेटा मान लीजिए कि आपका डायलेक्ट्रिक ऐसे, और दोनों के सेंटर जो है वो इस तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं तो इस टाइम पर आपके पास स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सर मैं ये तो समझ गया सर कि है ना, पूरे रास्ते लगातार एक्सेलरेशन इस तरफ है इस तरफ है इस तरफ है, जो लगातार डायलेक्ट्रिक की स्पीड बढ़ा रही है बढ़ा रही है बढ़ा रही है। लेकिन सर ये वाली स्पीड मैक्सिमम है, ये कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि जैसे ही प्लेट्स तो यही रहेंगी, प्लेट्स तो फिक्स है, जैसे ही आपका डायलेक्ट्रिक इसके राइट में जाएगा, जैसे ही डायलेक्ट्रिक राइट में जाएगा, अगर ये प्लेट्स का सेंटर और ये आपके डायलेक्ट्रिक का सेंटर, तो जैसे ही राइट में जाएगा अब प्लेट इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी इधर की तरफ। अब डायलेक्ट्रिक के पास वेलोसिटी है, इस तरफ फोर्स है, इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ एक्सेलरेशन है, इस तरफ। तो अब लगातार डायलेक्ट्रिक की स्पीड घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर उसकी स्पीड क्या जाएगी? जीरो। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि पहले स्पीड बढ़ी है फिर घटी है। वो अलग बात है कि अब फोर्स अभी भी अंदर की तरफ है, तो आप इस स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। इट मे परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। खैर बात की बात है, मुझे तो वीमैक्स पूछा, मेरे लिए तो आसान से काम है। इस डायलेक्ट्रिक को इधर की तरफ आना है L, एक्सेलरेशन मुझे पता है, वेलोसिटी मुझे पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी डायलेक्ट्रिक की जीरो है, फाइनल वेलोसिटी मुझसे पूछी है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कैपिटल L है। डायलेक्ट्रिक इस तरफ आएगा कैपिटल L। तो कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी? तो आप बोलोगे सर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ओह, मैंने नीचे m लगाना भूल गया था, क्या लगाया था वो बेटा, मैंने m लगाना भूल गया था, फोर्स ही लिख दिया था। 2 टाइम्स dm इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, यही आपकी सबसे ज्यादा स्पीड, दैट इज अंडर रूट ऑफ, बेटा बोलना क्या आंसर आ गया? b एप्सिलॉन नॉट k-1 अपॉन dm ये आपके पास स्पीड आ गई। तो पहले बेटा स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, ऐसे लगातार चलता जाएगा। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, और वो ये है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए। बिल्कुल बताएंगे। हम जानते हैं कि एसएचएम नहीं है भाई, एक्सेलरेशन तो एक तरह से अगर देखिए तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट टाइप ही आ रहा है, और हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता ही नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एसएचएम तो नहीं हो सकता। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन तो है। बच्चे बोलेंगे कि सर पहले स्पीड बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, सर ऐसे ऐसे कर तो रहा है। ये एम्पलीट्यूड L है और L एम्पलीट्यूड के ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा है। सर टाइम पीरियड कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लान है। जितना टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा, फिर उतना ही टाइम यहां से यहां, फिर उतना ही टाइम यहां से यहां। तो यहां से यहां तक का टाइम अगर t है तो ये वाला टाइम भी t, ये वाला टाइम भी t, ये वाला टाइम भी t। तो यहां से यहां तक आने के टाइम को मैं 4 टाइम्स कर दूंगा, वो हमारी हो जाएगी टाइम पीरियड, क्योंकि पूरे टाइम पीरियड में आपका पार्टिकल पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डायलेक्ट्रिक को कितना डिस्प्लेस होना है? कैपिटल L। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना आया था बेटा? मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन आया था b एप्सिलॉन नॉट k-1 EMF का स्क्वायर 2 टाइम्स dm इनटू टाइम का स्क्वायर। टाइम की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स
DML अपॉन B एप्सिलॉन नॉट K-1 EMF का स्क्वायर। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि आंसर बेटा T नहीं है, आपके टाइम पीरियड का जो आंसर है वो बेसिकली 4 टाइम्स T है। 4 टाइम्स T क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कौन सा टाइम निकाला है, एक्सट्रीम से मीन आने का। जितना टाइम एक्सट्रीम से मीन, उतना ही टाइम मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम। तो आपको उसको 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाले सवाल इतनी आसानी से इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला याद कर लिया। तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, और कोई बेटा मेरे पास इसमें चारा नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। मैं एक एक्सप्रेशन और निकाल रहा हूं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको याद करना है, बट स्टिल हो सकते है किसी बच्चे के क्वेरी हो कि सर आपने तो डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स निकाला, तब निकाला जब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स था। सर कैपेसिटर की प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स ना हो, बैटरी से जोड़ ही ना रखा हो, तो क्या होगा? तब भी कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तो दूसरा केस लीजिए, चार्ज फिक्स। चार्ज फिक्स्ड, सेम कहानी, कैपेसिटर की प्लेट, लेंथ L और विड्थ B, इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर चार्ज माइनस Q। किसी प्रकार की कोई बैटरी से नहीं जोड़ रखा, सो ऑफ कोर्स चार्ज आर फिक्स्ड। अगेन बेटा आपका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा है। जो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मीडियम है, वो मेरे बच्चों ऐसा है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वो ऐसे X एंटर कर चुका है और वो यूं अंदर की तरफ आ रहा है। इस पर कोई ना कोई इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, करते हैं कोशिश। मैं कहूंगा कि इस बार आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नॉट हाफ CV स्क्वायर, बल्कि Q स्क्वायर अपॉन 2C। मैंने इस बार Q स्क्वायर अपॉन 2C क्यों यूज किया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बार चार्ज फिक्स है। सर पिछली बार तो आप पहले वाले केस में हाफ CV स्क्वायर यूज कर रहे थे बेटा, वहां पर आपका पोटेंशियल फिक्स था तो हाफ CV स्क्वायर यूज कर लिया। यहां पर Q फिक्स है तो Q स्क्वायर बाई 2C लिख दिया। एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है, रही बात कैपेसिटेंस की, अगेन मैं कहूंगा कि एक कैपेसिटर आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2। ये वाला कैपेसिटेंस होगा K एरिया विल बी X इंटू B एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहां से तक का सेपरेशन बड़ा ये आपका D है, प्लस ये एयर वाला दैट इज एरिया इज ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ होगी L माइनस X इंटू B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा बताना, फिर से मेरे ख्याल से वही आ गई है, दैट इज B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K-1 इंटू X प्लस L। मैं कहूं बेटा आपके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C इज B एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, नीचे आ जाएगा K-1 इंटू X प्लस L। सर मुझे तो फोर्स चाहिए, वी नो दैट कि फोर्स इज बेसिकली माइनस du बाई dx। बड़ा करते हैं इसको डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मेरे पास आएगा दैट इज बड़ा माइनस चिंता मत करना, Q स्क्वायर अपॉन D 2B एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर -1 है तो -1 K-1 इंटू X प्लस L की पावर 2, और इसका चेन रूल से डिफरेंशियल आ जाएगा K-1। एक बार चेक कर लें, मेरे ख्याल से मेरे बच्चों यही आपके पास आंसर आया होगा। आपको डिफरेंशिएट करना था तो इसकी पावर -1 थी, -1 -2 हो गया, और अब इसका डिफरेंशियल दैट इज K-1। ये आपका आंसर है। अच्छी बात बेटा ये है कि इस बार ये आपका जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, और अगर कांस्टेंट नहीं है इट मींस दैट हमें इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है।
इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे निकाल दिया कि किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा हो कि सर है ना हमें उसका फॉर्मूला तो याद था, सिरे से याद करना है क्या? नहीं बेटा, इसे याद नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे इसको निकालना है। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं, छोटे छोटे सवाल है, दोनों ही सवाल है ना अलग अलग टाइम पर IIT JEE एडवांस के अंदर पूछे गए। मैं उनको लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करूंगा, मतलब सिचुएशन वही लूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से उनको हल्का फुल्का मॉडिफाई तो करूंगा यार, ठीक है? सुनना बच्चों, ये आपके पास एक लिक्विड है, ऐसे, और इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है? ये 2 प्लेट्स है बेटा, प्लेट्स की लेंथ L है, विड्थ B है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपके पास D है, ठीक है? और मैंने इस अरेंजमेंट को एक बैटरी से जोड़ दिया, ऐसी बैटरी जिसका EMF E है, इसका EMF E है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली इन दोनों प्लेट्स को नीचे की तरफ पानी में डिप कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड V से, कांस्टेंट स्पीड V से। जब तक बेटा दोनों प्लेट्स पूरी की पूरी इस लिक्विड के अंदर डूब नहीं जाती, तब तक आपको प्लेट्स पर चार्ज बताना है और सर्किट में करंट बताना है। फाइंड एट एनी टाइम t, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन सर्किट। सर्किट में कितना करंट है बेटा वो बताओ, ठीक है? सिंपल सी बात है। कर दें, सुनिए बेटा, किसी टाइम t पर आपका लिक्विड तो मेरे बच्चों यही रहेगा, लेकिन आपकी प्लेट्स जो है थोड़ी अंदर आ जाएगी। प्लेट्स आपके अंदर आ जाएंगी, प्लेट्स अंदर आ जाएंगी VT। अगर VT अंदर आ जाएंगी, टोटल लेंथ बेटा प्लेट्स की L है, तो बाहर जो लेंथ होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स L माइनस VT। यहां ऑफ कोर्स लिक्विड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यहां तो एयर है, बैटरी लगा रखी है जिसका EMF है, यहां से कुछ ना कुछ चार्ज वार्ज आएगा, यहां से बेटा चार्ज आएगा, यहां पर चार्ज Q तो यहां पर चार्ज माइनस Q लिखना हमारे लिए आसान सा काम है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। C तो ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने E लगा रखा है, मेन चीज है C लिखना। C तो लिख देंगे, C लिखने में मैं कहूंगा कि जरा ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक अलग डाइलेक्ट्रिक है और ये अपने आप में एक अलग डाइलेक्ट्रिक है। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, तो ये वाला आपका कैपेसिटर और ये वाला आपका कैपेसिटर दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो मैं कह सकता हूं कि दैट विल बी C1 प्लस C2। C1 इसका कैपेसिटर कैसे निकालोगे? एरिया है L माइनस VT इंटू विड्थ इज ऑफ कोर्स B, बेटा दे रखा है सवाल के अंदर, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मतलब बेटा दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, प्लस C2, अरे बेटा मुझे इसको E से मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे, प्लस इसका वाला K एरिया का लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है VT, विड्थ है B, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपका कैपेसिटेंस इनटू बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज E।
तो किसी भी टाइम पर जब तक दोनों के दोनों प्लेट्स इस पूरे के पूरे लिक्विड में डूब नहीं जाती तो आपकी प्लेट्स पर जो चार्ज होगा इट विल बी लाइक दिस। फेयर एनफ। अगर मैं आपसे पूछूं करंट कितना होगा तो आप बोलो सर करंट इज ऑफ कोर्स dq बाई dt। ये तो dq/dt है और dq/dt है बड़ा कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकाल लो, बाकी को डिफरेंशिएट कर दो। मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं इट इज d/dt ऑफ q। q को अगर और अच्छे से लिखना चाहो कैसे लिखोगे? q इज इक्वल्स टू b एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, b एप्सिलॉन अपॉन d, b एप्सिलॉन नॉट EMF अपॉन d। ये तो बाहर आ गया, ठीक है ना, इनटू L प्लस K माइनस 1 इंटू VT। ये क्यों आ गया आपका? सर मुझे तो करंट चाहिए। बेटा करंट चाहिए तो उस एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने पर B बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, EMF बाहर, D बाहर, L का डिफरेंशियल 0, K माइनस 1 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, V कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, टाइम का डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में 1। तो आपके करंट की वैल्यू आ गई है B एप्सिलॉन नॉट EMF K माइनस 1 इंटू V अपॉन D। तो किसी भी टाइम पर आपके सर्किट में जो करंट होगा इट विल बी लाइक दिस। ये आपका करंट, ये बच्चों आपका करंट। किसी भी टाइम पर करंट विल बी लाइक दिस। आगे चलते हैं बच्चा, ठीक है। ऐसा सा ही एक सवाल और करते हैं। अगेन बेटा मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोलता हूं कि ये सारे के सारे सवाल जो मैंने करा रहा हूं ये IIT एडवांस वाले ही सवाल हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ और पूछा हो, लेकिन एक बार मैं सिचुएशन आपको समझा दी तो कुछ भी पूछ लो आपसे। तो बेटा इसमें मैंने आपसे करंट पूछ लिया, चार्ज पूछ लिया, मैं आपसे एनर्जी पूछ सकता हूं, सब कुछ पूछ सकता हूं, हर बात पूछ सकता हूं, है कि नहीं। एक और आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है। कैपेसिटर की प्लेट, कैपेसिटर की प्लेट, लेंथ L, विड्थ B, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है D, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है D। और ये बैटरी है और इस बैटरी का जो EMF है वो आपके पास E है। बैटरी का EMF आपके पास E है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, प्लेट्स फिक्स है, प्लेट्स फिक्स है और यहां से लगातार वाटर लेवल राइज हो रहा है, वाटर लेवल राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, वाटर लेवल लगातार इस तरह से राइज हो रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी v से लगातार वाटर लेवल राइज हो रहा है। मान लीजिए किसी टाइम t पर ये रहा आपका वाटर और t टाइम पर वाटर लेवल यहां पर आ गया है vt और वाटर लेवल लगातार राइज किए जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। समझ गए इस बात को? ये वाली प्लेट फिक्स है, ये वाली प्लेट फिक्स है और बड़ा पानी जो है वो लगातार इस प्लेट में ऐसे ऊपर की तरफ लगातार लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। पहले बड़ा पानी शुरुआत में t = 0 पर कहीं नहीं था, फिर लगातार पानी का लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कभी ना कभी बड़ा पूरी की पूरी दोनों प्लेट्स के बीच में सारा का सारा जो स्पेस है वो पानी से भरा होगा। जब तक सारा का सारा पानी पूरे में नहीं भर जाता तब तक आपको कुछ काम करने। फाइंड at any time t, find charge on capacitor, दूसरा है करंट इन सर्किट। वैसे आप इस बात को बड़ा बढ़िया जानते हो कि सवाल बेटा पिछले सवाल जैसा सही है,
बस इतना कह सकता हूँ कि इस बार ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, हम बेटा इनको अलग अलग कैपेसिटर मानते हैं, ये दोनों कैपेसिटर इस बार पैरेलल नहीं है, सीरीज है। इसका कैपेसिटेंस C1 लिख दूं, इसका कैपेसिटेंस C2 लिख दूं। इसका कैपेसिटेंस आएगा एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी नहीं बेटा d माइनस VT, ये C2 K बेटा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है, सवाल में गिवन है। तो K एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स LB एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये डिस्टेंस, बेटा दिस डिस्टेंस इज VT। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप बोले C इक्विवेलेंट होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप कह सकते हो किसी भी टाइम पर हमारे इन प्लेट्स पर जो चार्ज होंगे वो इस तरह से होंगे, Q will be of course C into potential difference E, and C is C1 C2 LB epsilon naught upon D minus VT into K times LB epsilon naught upon VT अपॉन बेटा कैंसिल हो जाएंगे बहुत कुछ, LB epsilon naught अपॉन D माइनस VT प्लस K टाइम्स LB epsilon naught अपॉन VT, दिस into your EMF। अगर मैं आपसे पूछूं करंट कितना है, तो आप कह देना कि सर करंट आएगा ऑफ कोर्स dQ by dt। तो जो भी Q का एक्सप्रेशन आ रखा है उसका डिफरेंशिएशन आपके पास करंट आ जाएगा। लेकिन ये कहानी कब तक है, जब तक सारा का सारा पानी बेटा भर नहीं जाता। एक बार सारा का सारा पानी अगर भर गया, अब तो कैपेसिटेंस आपका फिक्स हो गया। कैपेसिटेंस अगर फिक्स हो गया तो चार्ज भी फिक्स हो गया, चार्ज अगर फिक्स हो गया तो अब आपका करंट जीरो हो गया। तो ये सिर्फ थोड़ी देर तक के लिए ही है, जब तक सारा का सारा पानी दोनों प्लेट्स के बीच में नहीं आ जाता। तो ये कहानी बेटा सिर्फ और सिर्फ कब तक है, t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t लेस देन और इक्वल टू d बाई वी। क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस है d और लगातार पानी ऊपर राइज कर रहा है v वेलोसिटी से, तो d बाई वी टाइम के बाद तो सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो पानी में डूब ही जाएगा। सारा का सारा अरेंजमेंट पानी में डूब जाएगा, तो उसके बाद तो आप लोग जानते ही हो कैपेसिटेंस फिक्स, चार्ज फिक्स, कैपेसिटेंस फिक्स, चार्ज फिक्स, एंड ऑफ कोर्स करंट विल बी जीरो। तो ये बातें बेटा सिर्फ और सिर्फ d बाई वी टाइम तक ही है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, चलिए बच्चा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बात थी हमारे डाइलेक्ट्रिक्स की। एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, दैट इज combinations of parallel मेटालिक प्लेट्स। कुछ पैरेलल मेटालिक प्लेट्स हैं और उनका कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं उस बात को डिस्कस करते हैं, उस बात को डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, आपके पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है पैरेलल प्लेट्स का। जैसे मैं एक सवाल के थ्रू समझा रहा हूं कि ये एक पैरेलल प्लेट है, ये बाकी बेटा मेटल की बनी हुई है, ये मेटल की प्लेट है, ये एक मेटल की प्लेट और ये बेटा मेटल की प्लेट। ये सारे के सारे मेटल की प्लेट्स हैं। मैं इसको A कह रहा हूं, मैं इस पॉइंट को B कह रहा हूं। इस लार्ज प्लेट का एरिया A, एरिया A, एरिया A, एरिया A। ये ऐसे लार्ज प्लेट्स हैं, एरिया A, एरिया A, एरिया A, एरिया A। सारे के सारे ये मेटलिक, दीज आर मेटलिक, बेटा मेटल्स की बनी हुई है। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन भी मुझे गिवन है,
ये सेपरेशन आपके पास डी, ये वाला सेपरेशन भी डी, और ये वाला सेपरेशन भी डी। ठीक है। और सवाल में हमसे पूछा गया कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। अगर आपको ए बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप ए को है ना पॉजिटिव वाले बैटरी से कनेक्ट कर दो और बी को आप नेगेटिव वाले बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो जैसे आपने ए को पॉजिटिव वाले प्लेट से कनेक्ट किया तो यहां पर चार्ज आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। ए को जैसे आपने पॉजिटिव से किया, हर एक जगह पोटेंशियल सेम, मेटल की है हर जगह पोटेंशियल सेम, तो यहां पर भी चार्ज पॉजिटिव, यहां पर भी चार्ज पॉजिटिव। ठीक है। इस बी को हमने नेगेटिवली चार्ज प्लेट से ज्वाइन किया तो हर जगह चार्ज नेगेटिव, हर जगह चार्ज नेगेटिव, यहां पर बेटा हर जगह चार्ज नेगेटिव। आमने सामने की प्लेट्स पर चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट आएगा। अब ध्यान से देखो, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ये तीन ऐसे रीजन हैं जिन्होंने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है। इन रीजन्स को हम कह सकते हैं कैपेसिटर। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है तो मैं इस पॉइंट को भी ए कह सकता हूं क्योंकि मेटल है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर मेटल है तो ये वाला पॉइंट ए तो ये वाला पॉइंट भी ए, ये वाला पॉइंट अगर ए तो ये वाला पॉइंट भी ए, ये वाला पॉइंट बी तो ये वाला पॉइंट भी बी, ये वाला पॉइंट भी आपके पास बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हर जगह पोटेंशियल सेम, ये वाला पॉइंट बी तो बड़ा ये वाला पॉइंट भी बी। अब ध्यान से देखो, ये वाला कैपेसिटर है ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर भी है ए और बी के बीच में, और ये वाला कैपेसिटर भी है ए और बी के बीच में। तो वापस से रीड्रॉ कर लो, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ए और बी के बीच में ये एक कैपेसिटर है, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि एरिया ए डिस्टेंस डी। इसका भी सी, इसका भी सी, तीनों के तीनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो आप कह सकते हो कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 3C, दैट इज 3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यह आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तो पहला सवाल था, अपन और भी सवाल करते हैं बेटा, तब जाके अपन इस बात को ढंग से और देख पाएंगे। चलिए बेटा, आज इतना ही पढ़ते हैं। थोड़ी है ना आस पड़ोस में थोड़ी डिस्टर्बेंस है ना थोड़ा, तो शायद लेक्चर थोड़ा सा अजीब सा जा रहा है क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, ड्रिलिंग चल रही है। तो कल पढ़ते हैं, ठीक है? तब तक है ना इसके आगे देखेंगे कल, ठीक है? तो आज थोड़ी क्लास छोटी है, ठीक है?